हाँ, बाहर में नहीं, उसको रोकिए, लाठी लेके रोकिए। लाइव कर दिया जी, क्लास लाइव है। तो यहाँ पर तो वाइट है, तो ब्लैक का है दिखा रहा। ये पिछला वाला क्लास है जी। हाँ, दो दो बैच। चलिए, लाइव आ चुके हैं, क्लास लाइव हो गया है। आ जाइए। है उस सेंटर पे चल रहा है ना जी, पता करके बताओ तुम। हम उस सेंटर पे तो हम बोले, बाप रे, चल रहा है ना, चल रहा है ना। तो जो वहां पे दीवार पीट रहा है वो सबको समझाइए, कहिए कि उस सेंटर पे चल रहा है, जाइए ना, कीजिए ना, या मोबाइल पे कीजिए ना। ठीक है, अब दीवार पीटिएगा, दीवार पीटने से थोड़े कुछ होगा। अब जगह है ये ना, तो कहां बैठाया जाएगा बताइए आप हमको, जगह होगा तब तो। दूसरा बैच तो हम आपको बोलवे किए हैं, बहुत जल्दी आएगा, समझे। और हाँ सुनिए ना, अभी जो है हम सोच रहे थे कि जो है, ठीक है क्या, आवाज बढ़ाने के लिए बोल रहा है आवाज बढ़ाओ जी, आवाज बढ़ाओ। हेलो, सुनाई दे रहा है? जो लोग गेट से बाहर हैं, वो गैलरी में है, जहां पे लाइन में खड़ा होते हैं, या सीढ़ी पे हैं, जहां भी हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मोबाइल ऑन कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इसके बाद संस्थान का जो पहला सेंटर है किसान कोल्ड स्टोर में, वहां पर भी इस क्लास को लाइव किया गया है। तो आप इस सप्ताह भर जो है वहां पर भी कर सकते हैं। और सोच ये रहे हैं कि एक थाउट हमारे दिमाग में आया कि ठीक है, अभी तो जितने लोग हैं सब ठीक है, लड़का लड़की सब ठीक है, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि 15 दिन दम भर के हम पढ़ाते हैं। ठीक है, पहले पूरा सुन लीजिए, पूरा सुनिए पहले, उसके बाद कुछ बोलिएगा। 15 दिन दम भर के पढ़ाते हैं, और 15 दिन जो पढ़ाएंगे उसी का एगो टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। ठीक है, सुनिए तो पूरा, पूरा तो सुनते हैं नहीं, मतलब एकदम प्योर टिकटॉकिया है, यानी 6 सेकंड में सब मजा।
तो एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा देंगे और उस टेस्ट में 60%, 60% जो पढ़ाएंगे वहीं से क्वेश्चन रहेगा। 60% या उससे अधिक जिसको मार्क आएगा उसका एडमिशन ले लेंगे, बाद बाकी विद्यार्थी को छांट देंगे। इससे होगा क्या, जो सिर्फ पढ़ने वाला होगा वो बच जाएगा और जो हो हल्ला करने वाला है वो निकल जाएगा। क्योंकि आज हम यहीं पे थे और जानबूझ करके हम यहां पे थे और हम ये देख रहे थे, हम लगभग 1:30 बजे से गौर कर रहे हैं। 1:30 बजे से लोग लगातार हल्ला कर रहा है, 1:30 बजे से लोग हल्ला कर रहा है। बताइए, हो समझे? तो बताइए, 1:30 घंटा पहले से एकदम पूरा एनर्जी लगा करके खत्म कर दिए हैं। अब आपके पास एनर्जी न होगा कि आप पढ़िएगा क्या, दिमाग थोड़े काम करेगा, समझे? तो ये चीज है, ये हम सोचे हैं, समझ गए? तो क्या ये बात कैसन लग रहा? एक नंबर ना, लेकिन उसमें फी में कोई कटौती नहीं होगा। हाँ, भरम में मत रहिएगा कि फी में कटौती हो जाएगा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है होगा कि जितना पढ़ने वाला है, अब 15 दिन में जो पढ़ा है वो आगे भी पढ़ेगा, जो 15 दिन नहीं पढ़ा वो आगे थोड़े पढ़ेगा। इससे होगा कि चुना हुआ लड़का रहेगा, इससे होगा कि रिजल्ट का परसेंटेज ज्यादा होगा, समझ गए? जैसे हॉस्टल में एडमिशन एग्जाम ले करके एंट्री देते हैं तो 50 में 42 गो का रिजल्ट हुआ है, समझ गए? जिसमें 3 गो तो मास्टर बन गया है, 39 लड़का मेंस दिया है, 39 के 39 का रिजल्ट होना चाहिए और फिजिकल भी लोग अच्छा से ही कर रहा है। तो इससे होता है क्या, थोड़ा रिजल्ट का परसेंटेज संस्थान का बेहतर होता है। एक छत्रराज तो है ये है, लेकिन और बेहतर हो जाएगा, समझे? लेकिन इसमें होगा कि पैसा देने वाला सब जो है ना कम रहेगा, दिक्कत यही है। लेकिन एक बात तो है, जो भी यहां आए हैं रिजल्ट के लिए ही आए हैं, है कि ना? ठीक है, आगे ये बात दिमाग में आया है, अब देखेंगे इसका घाटा और फायदा क्या होता है। रात में सोचेंगे, अभी सोचने के लिए टाइम नहीं था उतना, तो रात में सोचेंगे और फिर आगे देखेंगे। पढ़िए, जिसको जहां जगह मिल रहा है। एक रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास कीजिए, क्लास बंक मत कीजिए, क्लास मत छोड़िए, लगातार क्लास करते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए और एडमिशन तो होगा ही और आगे जो प्रक्रिया होगा वो तो होगा ही। लेकिन क्लास किसी भी सिचुएशन में मत छोड़िए। आपको जगह मिले नहीं मिले, मोबाइल पे कर लीजिए, किसी ना किसी रूप में आप क्लास जरूर कीजिए, समझे? और लड़की लोग के लिए तो बोले हैं नीचे में टीवी लगा देगा, आज अगर नहीं लगा होगा तो कल तो पक्का, कल तक तो लग ही जाएगा, क्योंकि टीवी का पैसा तो हम पे कर दिए हैं। तो नीचे गर्ल्स कॉमन रूम में लग जाएगा, तो वहाँ पे कीजिएगा। और फिर अगर टेस्ट लेकर के एडमिशन लेंगे तो इसमें होगा कि जितना पढ़ने वाला होगा सब आ जाएगा, जितना नहीं पढ़ने वाला होगा वो अपना छट जाएगा, बेहतर ही होगा, हमको ऐसा लग रहा है। इसमें आप लोग की क्या सहमति है? कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? तो मैक्सिमम लोग तो ऐसा चाह ही रहे हैं। और यही है, 15 दिन जितना पढ़ाएंगे उतना ही पूछेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं देंगे, ठीक है? इससे तो एक अनुमान हो जाएगा कि नहीं फलना पढ़ने वाला है, क्या है कि ना, समझिएगा? चलिए अब आइए प्रारंभ करते हैं आज की सभा को। क्या पढ़ा रहे थे? 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति। इसमें तो कोई दिक्कत थोड़े है एग्जाम देने में, क्योंकि जो पढ़ाएंगे वहीं से पूछेंगे, तो इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है? आइए समझिए आप। एकदम आज तोड़िए देगा गेट। गेट तोड़ करके भी क्या मिलेगा बताइए? जगह है कि जगह मिलेगा? बोलिए ना, उसको समझाइए ना, गेट मत तोड़िए महाराज। चलिए, गर्ल्स कॉमन रूम में टीवी लगा है? नहीं लगा है, नहीं लगा।
दूसरा सेंटर पर भी तो चल रहा है, वहां पे जाकर कर सकते। आइए अब जो है सो देखिए, आइए पढ़िए। कल के सेशन में 1857 प्रारंभ किए थे और आज प्रयास ये करेंगे कि इसको आज खत्म ही कर दे। अब इसमें कितना सफलता मिल पाता है वो तो 1.5-2 घंटा के बाद पता चलेगा। तो आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बताने से पहले एक आध गो क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। 1857 की क्रांति कौन सी नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने किया? 20वीं कैमी 20वीं। आगे बताइएगा 1857 के कौन ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए? मंगल। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। ये जो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है। एनफील्ड राइफल को ब्रिटिश सेना में शामिल कब किया गया? दिसंबर 1856। दिसंबर 1800। बीपीएससी का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसके बाद किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध कहा? टीआर। किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? बीडी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 10 मई 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार कौन थे? एसएन सेन। एसएन सेन। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो बात बोले हैं हो सकता है ये अप्लाई हो भी और ये अप्लाई नहीं भी हो, तो दोनों बात है। तो प्रयास कीजिएगा कि आप लोग इस बात को मानकर चलिएगा कि 90% केस में ये अप्लाई ही होगा। अब इस प्रकार का भीड़ अगर बना रहेगा तो बेहतर विद्यार्थी को छांटना जो है हमारा परम कर्तव्य होगा। समझ गए? तो इसलिए जो है ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सूचना और देना चाहते हैं कि हम आपको बोले थे क्लास और एक डेली टेस्ट दोनों आवश्यक है। क्लास एक डेली टेस्ट दोनों आवश्यक है, दोनों आपको देना है। अभी क्लास फ्री है, अभी बिट्टू सर भी अनुपस्थित हैं, छुट्टी पे हैं सर। तो सप्ताह में सिर्फ 3 गो डेली टेस्ट हो रहा है, सोमवार, बुधवार, शनिवार। संस्थान के एप्लीकेशन पर हो रहा है, लेकिन जब तक ये क्लास फ्री है यानी आप लोगों को डेमो अवेलेबल है, तब तक डेली टेस्ट का जो टेस्ट विद डिस्कशन हो रहा है उसका क्वेश्चन संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर और उसका डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर अपलोड हम करवा देंगे। तो जब तक फ्री है तब तक आप उसको भी कीजिएगा, और जो 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वो टेस्ट होगा सेलेक्ट करने का बच्चों को, उसमें उस टेस्ट के क्वेश्चन और डिस्कशन को भी जो है हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। तो इस सप्ताह में पढ़ाई तो कल से ही शुरू हुआ है, यानी 4 मार्च से, आज 5 मार्च, 4 मार्च से पढ़ाई शुरू हुआ है। क्लास 4 मार्च से शुरू हुआ है। तो 4 मार्च कल टेस्ट हुआ था, कल सोमवार था, कल टेस्ट हुआ था। उस टेस्ट का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन संस्थान के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा आज रात तक या आज शाम तक। टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन का पीडीएफ और उसका डिस्कशन यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगा, तो उसको आप लेकर के कर लीजिएगा। समझ गए? और शुरू से अगर मान लिया जाए कि 50 क्वेश्चन और इधर जो है क्लास करते जाइएगा ना, तो आने वाले 6 महीना में आपका जीएस बहुत बेहतर हो जाएगा। जीएस आधारित किसी भी परीक्षा में आप बहुत बेहतर कीजिएगा। समझ गए? तो आइए अब देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई है, ठीक है। लेकिन मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिरकार 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से ही क्यों हुआ है? 10 मई
1857 से ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई है। अब इसी क्यों का हम आंसर दे रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। एक तो मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल 1857 को जब मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया तो यह सूचना कानों कान अलग अलग रेजिमेंट के सिपाहियों को लगी। यह सूचना मेरठ के देसी घुड़सवार सिपाहियों को इस बात की भनक लगी। मेरठ उत्तर प्रदेश में मेरठ पड़ता, मेरठ के देसी घुड़सवार सैनिकों को यह भनक लगी कि एनफील्ड राइफल वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है और उसको चलाने से इनकार जब मंगल पांडे ने किया तो उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तो मेरठ के 99 मेरठ के 99 देसी घुड़सवार सैनिकों ने, मेरठ के 99 देसी घुड़सवार सैनिकों ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार करने की घोषणा 24 अप्रैल 1857 को कर दिया। तो मेरठ के 99 देसी घुड़सवार सैनिकों ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया 24 अप्रैल 1857 को। तत्पश्चात ब्रिटिश यानी अंग्रेजों ने इन 99 घुड़सवार सैनिकों में से 85 घुड़सवार सैनिक को बर्खास्त कर दिया, निलंबित कर दिया। 99 में से 85 घुड़सवार सैनिकों को निलंबित कर दिया और इन घुड़सवार सैनिकों को 9 मई 1857 को इन घुड़सवार सैनिकों को 85 घुड़सवार सैनिकों को निलंबित कर दिया और इन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। इन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई गई और इन लोगों को जेल में कैद कर दिया गया 9 मई 1857 को। जेल में कैद कर दिया गया 9 मई 1857 को। इन घुड़सवार सैनिकों को जब कैद किया गया तो इनके साथ काम करने वाले जो अन्य सिपाही थे, इनके साथ काम करने वाले जो अन्य सिपाही थे, उन्हें लगा कि जब इन लोगों ने विरोध किया है तो इन लोगों को भी जेल में बंद कर दिया गया है। तो इनके साथ काम करने वाले जो अन्य सिपाही थे वो एकजुट हुए और वो एकजुट होकर के 10 मई 1857 को शाम के 5-6 बजे, रविवार का दिन था, जो भारतीय मूल के सिपाही जेल के बाहर थे उन भारतीय मूल के सिपाहियों ने जेल में बंद अपने साथी सिपाहियों को छुड़ा लिया और विद्रोह का आगाज कर दिया। विद्रोह का आगाज कर दिया 10 मई 1857 से। इस समय मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे जनरल हैवीड। इस समय मेरठ के कमांडिंग ऑफिसर थे जनरल हैवीड। जनरल हैवीड, हैवीड के अधीन जो सेना थी उस सेना में 2200 यूरोपीय सिपाही थे। 2200 यूरोपीय सिपाही थे। हैवीड ने विद्रोह को दबाने का प्रयास नहीं किया, जबकि विद्रोह करने वाले सिपाहियों की संख्या सैकड़ों में थी। सैकड़ों में थी मतलब 100-200 था, बहुत ज्यादा नहीं था। शुरू में विद्रोह करने वाले सिपाहियों की संख्या सैकड़ों में थी
जबकि हैबिड के अधीन जो सेना थी मेरठ में, उसमें 2200 यूरोपीय सिपाही थे, लेकिन फिर भी हैबिड विद्रोह को दबाने का प्रयास नहीं किया, तूफान को रोकने का प्रयास हैबिड नहीं किया। तत्पश्चात ये विद्रोही सिपाही मेरठ से कूच किए दिल्ली। मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मेरठ से कूच किया दिल्ली। ये सिपाही 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में पहुंचा कहां? तो लाल किला। दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली में पहुंचा कहां? लाल किला। दिल्ली के लाल किला में बादशाह बहादुर शाह जफर रहा करते थे। दिल्ली के लाल किला में बादशाह बहादुर शाह जफर रहा करते थे। विद्रोही सिपाही बहादुर शाह जफर से जाकर मिले, और विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का आगाज कर दिए हैं, और हम विद्रोही सिपाही यह चाहते हैं कि इस विद्रोह का सर्वमान्य नेता आप बने, बहादुर शाह जफर बने। बहादुर शाह जफर ने शुरू में विद्रोह का सर्वमान्य नेता बनने से इनकार कर दिया, कहा न, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़िए। लेकिन बहादुर शाह जफर की पत्नी जिनत महल बहादुर शाह जफर को समझाई, और फिर बहादुर शाह जफर तैयार हो गए। और जब बहादुर शाह जफर विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए, तो फिर विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया, पूरे भारत का सम्राट घोषित किया। और विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को पूरे भारत का सम्राट घोषित करते हुए बहादुर शाह जफर को यह कहा कि आप भारत के अन्य देशी रियासत के राजा महाराजाओं के नाम से खत लिखिए, और उस खत के जरिए भारत के अन्य राजा महाराजाओं से आप गुहार लगाइए कि भारत के सभी राजा महाराजा 1857 के विद्रोह में विद्रोही सिपाहियों का साथ दे। बहादुर शाह जफर भारत के अन्य राजा महाराजाओं के नाम से खत लिखे, लेकिन बहादुर शाह जफर के खत का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा कि उनके कहने मात्र से देशी रियासत के राजा महाराजा विद्रोही सिपाहियों का साथ देना शुरू कर दिए। इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी, इस प्रकार की कहीं कोई बात नहीं थी। ठीक है, सब चीज हो गया। इसके बाद दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत हुई 12 मई 1857 से। दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत, दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत। ऐसे तो विद्रोह 10 मई 1857 से ही मेरठ से शुरू हो गया है, लेकिन दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई है 12 मई 1857। तो दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई है 12 मई 1857। देखिए, इस समय दिल्ली की जो यूरोपीय सेना थी, दिल्ली की यूरोपीय सेना का नेतृत्व कर रहा था लेफ्टिनेंट विबोली। लेफ्टिनेंट विबोली दिल्ली में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था लेफ्टिनेंट विबोली। लेफ्टिनेंट विबोली जब दिल्ली में 1857 की विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 को हुआ, तो यहां से विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था लेफ्टिनेंट विबोली। इन्होंने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया,
लेफ्टिनेंट विबोली ने विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, लेकिन लेफ्टिनेंट विबोली पराजित हो गया। लेफ्टिनेंट विबोली पराजित हो गया। जब विद्रोह दिल्ली में चलने लगा और विद्रोह दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में चलने लगा और बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित कर दिया गया, तो ब्रिटिशों के, अंग्रेजों के दिमाग में यह बात आया, अंग्रेजों के दिमाग में यह बात आया कि दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहा है और उसे भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया है। अगर हम ब्रिटिश दिल्ली में विद्रोह को दबा देते हैं, दिल्ली में विद्रोह को दबा देते हैं, तो यह माना जाएगा कि विद्रोह लगभग दब गए। अंग्रेजों के दिमाग में यह बात आया और यह आना भी चाहिए। आप स्वयं सोचिए ना, अगर मोदी जी को भारत में निपटा दिया जाए तो मतलब यह समझा जाएगा कि भारत निपट गया। वर्तमान में तो यही समझा जाएगा। तो अंग्रेजों के दिमाग में यही आया कि दिल्ली से जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा बहादुर शाह जफर, जो कि भारत का मुगल बादशाह है, पूरे भारत का मुगल बादशाह है, अगर इसके विद्रोह को दबा देंगे तो यह माना जाएगा कि भारत में विद्रोह खत्म हो गया। फिर अंग्रेजों ने दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी। अंग्रेजों ने दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, सब कुछ लगा दिया। अब समझिएगा आप, बात अगर दिल्ली की हम लोग करें तो दिल्ली से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर और सैन्य नेतृत्व कर रहा था बख्त खां। और एक बात और आप यहां पर जानिए, यूपी आरओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो अगला फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, जो अगला बात हम आपको बताने जा रहे हैं, यूपी आरओ और एआरओ का पेपर में पूछा गया ये प्रश्न है। संभवतः 2014 या 2016 का है। जो बहादुर शाह जफर है, इन्होंने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि प्रदान किया था। साहब ए आलम बहादुर की उपाधि प्रदान किया था। तो जो बहादुर शाह जफर है, इन्होंने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर शाह का उपाधि, साहब ए आलम बहादुर शाह का उपाधि बख्त खां को दिया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। एक बात आप यहां पर जानिए, आगे पढ़ने से पहले एक बात आप यह जानिए, देखिए 1857 के विद्रोह में कोई भी भाग लिया हो, हर किसी का अपना अपना स्वार्थ था। कोई भी देश के लिए, आप इस बात को जानिए, आप इस बात को समझिए, कोई भी देश के लिए 1857 के विद्रोह में नहीं लड़ रहा था। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा उन्हें बार बार अपमानित किया जा रहा था। अंग्रेजों के द्वारा उन्हें बार बार अपमानित किया जा रहा था और उनसे दिल्ली की सत्ता छीन ली गई थी लगभग, आप मान करके चलिए। इसलिए बहादुर शाह जफर भाग लिए। फिर आपको रानी लक्ष्मीबाई, उनसे
झांसी का क्षेत्र छीन लिया गया था, इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई भाग ली। नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया था, इसी वजह से नाना साहब भाग लिए। बेगम हजरत महल, उनसे अवध का क्षेत्र छीन लिया गया था, इसी वजह से बेगम हजरत महल भाग ली। वीर कुंवर सिंह, उनकी जमींदारी छीन ली गई थी, इसी वजह से वीर कुंवर सिंह भाग लिए। तो मतलब 1857 के विद्रोह में जो भी भाग लिया है, आप यह मान करके चलिए कि सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था, और कोई भी देश के लिए, कोई भी देश को आजाद करवाने के लिए या कोई भी देश के लिए 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, बल्कि सभी का अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था, सभी का अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब आते हैं पुनः यहां। दिल्ली में विद्रोह जोर शोर से चलने लगे। दिल्ली में काफी शक्तिशाली रूप में विद्रोह चला, और दिल्ली में जब काफी शक्तिशाली रूप में विद्रोह चला, तो दिल्ली को अपने नियंत्रण में करने के लिए और दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए, दिल्ली को अपने नियंत्रण में करने के लिए तथा दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना दिल्ली भेजा गया। निकलसन और हडसन के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सेना दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। तो दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई। कहा जाता है कि निकलसन दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया और हडसन ने दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। हडसन ने 20 सितंबर 1857 को दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। अगर विद्रोह सबसे पहले कहीं दबाया गया है तो विद्रोह सबसे पहले दबाया गया है आपको दिल्ली में। परीक्षा का पूछा जाने योग्य प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को सबसे पहले कहां दबाया गया, तो 1857 के विद्रोह को सबसे पहले दबाया गया आपको दिल्ली में। कहां दबाया गया? दिल्ली में। सबसे पहले विद्रोह को दबाया गया दिल्ली में, और दिल्ली में दबा दिया गया 20 सितंबर 1857। अब देखिएगा, जब दिल्ली में विद्रोह दबने के कगार पर था, तो दिल्ली में जब विद्रोह दबने के कगार पर था, तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गए। और एक बात आप जानिए, एक अजय देवगन का मूवी है, क्या नाम है, दिल जले, हाँ, उसमें एक डायलॉग है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। बहादुर शाह जफर अगर दिल्ली में विद्रोह करने में असफल हुआ है, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके अपनों का है। बहादुर शाह जफर का एक रिश्तेदार था, उसका नाम था इलाह बख्शी। बहादुर शाह जफर का एक रिश्तेदार था, उसके रिश्तेदार का नाम था इलाही बख्शी। बहादुर शाह जफर का था रिश्तेदार, ये रहता था बहादुर शाह जफर के साथ। और बहादुर शाह जफर जो भी योजना बनाता था, वो योजना इलाही बख्शी अंग्रेजों तक पहुंचा देता था। बहादुर शाह जफर क्या करने जा रहा है, कौन से कदम उठाने जा रहे हैं,
यह सूचना इलाही बख्शी बहादुर शाह जफर के विषय में अंग्रेजों तक पहुंचा देता था। तो जैसा कि हाल फिलहाल में तेजस्वी के साथ हुआ है, जो बहुमत परीक्षण था उससे ठीक एक रात पहले तेजस्वी के साथ उनके अपने ही पार्टी के लोगों ने जो किया वैसा ही चीज हुआ यहां पर भी। और एक बात आप जानिए, कहा जाता है कि हडसन जब दिल्ली में विद्रोह को दबा रहा था ना, काफी कठोर कार्रवाई किया और हडसन मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र और 1 पोता को लाल किला के सामने गोली से उड़ा दिया, गोली से मार दिया। समझिएगा इस बात को। हडसन बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोता मिर्जा अबू बकर, इन तीनों को लाल किला के सामने गोली मार दिया। और फिर बहादुर शाह जफर की पत्नी जीनत महल भी काफी डर गई और जीनत महल को ही यह सूचना था कि बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में छिपा हुआ है। और जीनत महल के सूचना पर ही बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार कर लिया गया और कहा जाता है कि दिल्ली के लाल किला में बहादुर शाह जफर को घुटनों के बल बैठाकर हाथ पैर दोनों बांध दिया गया और बहादुर शाह जफर को आत्मसमर्पण करवा लिया गया। बहादुर शाह जफर को आत्मसमर्पण करवाने के बाद उनकी बादशाहत को खत्म कर दी गई और उन्हें निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिया गया। रंगून पड़ता है म्यांमार में, रंगून भेज दिया गया और बहादुर शाह जफर निर्वासित जीवन जीने के लिए चले गए रंगून अपनी पत्नी जीनत महल के साथ। और रंगून में ही रहते हुए 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया और बहादुर शाह जफर की यह इच्छा थी कि उन्हें भारत में दफनाया जाए। बहादुर शाह जफर की इच्छा थी कि उन्हें भारत में दफनाया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इसकी अनुमति नहीं दी और अंततः बहादुर शाह जफर को रंगून में ही दफनाया गया। अर्थात बहादुर शाह जफर का मकबरा है आपको रंगून में। कहां है? रंगून में। दिल्ली का काम खत्म हो गया। अब यहां पर 1-2 फैक्ट है जो हम आपको लिखाएंगे, जो आपके नोट में नहीं है। और दूसरी बात, जितना अभी हम आपको बताए हैं उतना करवाते हैं याद, फिर 1-2 फैक्ट जो आपके नोट में नहीं है उसको करवा देंगे नोट डाउन और फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है? तो आइए गुरुजी लोग थोड़ा करते हैं इसको याद। बताइए मेरठ के बाद विद्रोह की शुरुआत दिल्ली में हुई है। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? 12 मई 1800। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत कब से हुई है? 12 मई 1800। अच्छा, जब दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो दिल्ली में ब्रिटिशों के तरफ से विद्रोह का नेतृत्व करता कौन? पराजित ना हो गया? पराजित हो न गया? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर को उसके अपने किस रिश्तेदार ने धोखा दिया? कौन धोखा दिया था? दिल्ली से सैन्य नेतृत्व कौन किया? सैन्य नेतृत्व
बहादुर शाह जफर ने किसे साहब आलम बहादुर शाह की उपाधि दी? किसे दिया? किसे दिया? और दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? निकलसन। और दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया था? दिल्ली में विद्रोह को दबाते हुए कौन अंग्रेज अधिकारी मारा गया? कौन मारा गया? किसने दबा दिया? दिल्ली में विद्रोह कब दबाया गया है? 20 सितंबर 1857। और किसकी सूचना पर बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया गया? जीनत महल। किसकी सूचना पर? जीनत महल। किसकी सूचना पर गिरफ्तार किया गया? और फिर जो है निर्वासित जीवन जीने के लिए इन्हें कहां भेज दिया गया? कहां? रंगून में रहते हुए बहादुर शाह जफर का निधन कब हुआ? 1862। 1800। बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां? रंगून। कहां है? कहां है? क्लियर है बात? एक आध गो पॉइंट लिखिए तो, एक दो पॉइंट लिखाएंगे, लिखिए तो। लिखिएगा। जब दिल्ली में कल आए थे ना जी, है कल आए थे ना, तो कॉपी में बोले थे ना लिखने के लिए, बढ़िया कॉपी काहे ना बनाए, परीक्षा के बाद बनाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो अपने भीतर सफल विद्यार्थी का गुण विकसित कीजिए। सफल विद्यार्थी का गुण अपने भीतर विकसित कीजिए, तभी सफल हो पाइएगा। लिखिए। जब दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई, जब दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई जब दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई तो उस समय दिल्ली के शास्त्रागार के प्रभारी 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 दिल्ली के शास्त्रागार के प्रभारी वी बॉली, बोर्ड पे लिखे हैं, वी बॉली थे। जिसे विद्रोही सिपाहियों ने पराजित कर दिया, जिसे विद्रोही सिपाहियों ने पराजित कर दिया, जिसे विद्रोही सिपाहियों ने पराजित कर दिया। नेक्स्ट, सबसे पहले विद्रोह को दिल्ली में ही 20 सितंबर 1857 को दबा दिया गया। सबसे पहले दिल्ली में ही 20 सितंबर 1857 को 20 सितंबर 1857 को विद्रोह को दबा दिया गया। 20 सितंबर 1857 को विद्रोह को दबा दिया गया। 20 सितंबर 1857 को विद्रोह को दबा दिया गया। 20 सितंबर 1857 को विद्रोह को दबा दिया गया। इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार इलाही बख्शी ने
इलाही बख्शी ने ये तो इस विद्रोह में बहादुर शाह जफर के रिश्तेदार इलाही बख्शी ने सारी सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचा दी। जिस कारण अंग्रेजों ने दिल्ली में विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। दिल्ली में विद्रोह को दबाने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट, बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की। बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को, नेक्स्ट पॉइंट, बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की। बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को साहब आलम बहादुर की उपाधि प्रदान की। अच्छा, नोट में एक बात देखिए तो 1862 में ही मर गया है, इस बात का जिक्र है, रंगून में हो गया। चलिए ठीक है, दिल्ली खत्म हुआ। अब आगे आइएगा, अब आगे समझिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब दिल्ली समझा दिए, याद करवा दिए, क्लियर है ना? अब देखिएगा गुरुजी लोग, यहां पर आइएगा, थोड़ा समझिएगा। 1857 के विद्रोह, गौर से सुनिएगा, समझिएगा। 1857 के विद्रोह का सबसे विस्फोटक रूप अगर देखने को मिला है तो वह मिला है आपको उत्तर प्रदेश में। 1857 के विद्रोह का सबसे विस्फोटक रूप अगर देखने को मिला है तो वह मिला है आपको उत्तर प्रदेश में। वहीं एक बात और आप ध्यान से याद रखें, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत और मध्य भारत, ये सभी 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। लेकिन बात अगर दक्षिणी भारत की करे, अछूता रहा था, दक्षिणी भारत अछूता रहा था। और अंग्रेजों का 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी नगर, मुंबई, मद्रास, कोलकाता, या बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, अंग्रेजों के तीनों प्रमुख प्रेसिडेंसी नगरों में अगर देखा जाए तो मुंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी प्रभावित रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी एकदम से प्रभावित नहीं रहा था। वहां तक विद्रोह की चिंगारी एकदम नहीं गई थी। दक्षिण भारत के लोग 1857 के विद्रोह से एकदम अछूता थे। मतलब उन लोगों को कोई भनक तक नहीं लगी, कोई हवा नहीं लगा। अब 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना उत्तर प्रदेश का कानपुर, और नोट में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना? हाँ, कानपुरे है, चलिए तब तो ठीक है, कानपुर है तब तो ठीक है। तो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना उत्तर प्रदेश का कानपुर। गंगा नदी के तट पर है,
और गंगा नदी के तट पर सैकड़ों भारतीय शहर है, और उन सैकड़ों भारतीय शहरों में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है कानपुर। कानपुर में बात क्या था, मसला क्या था, इसको आप समझिएगा। देखिए, हम लोगों को एक पढ़ना होता है इतिहास में मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो राजा हुए उसे छत्रपति कहा जाता है, और छत्रपति के पद जब महत्वहीन हो गए तो पेशवा के पद का महत्व हो गया, और मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री होते थे, प्रधानमंत्री को ही कहा जाता था पेशवा। प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा, और पेशवा लोग रहा करते थे पुणे में। पेशवा लोग कहां रहा करते थे? पुणे में। पेशवा लोग रहा करते थे पुणे में। लेकिन अंग्रेजों ने अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पराजित कर दिया, और बाजीराव द्वितीय से मराठा शासित क्षेत्र अंग्रेज जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, और अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय को पूना से हटाकर कानपुर भेज दिया गया पेंशन पर। पेशवा लोग पुणे में रहा करता था, लेकिन जब अंग्रेजों ने मराठा शासित क्षेत्र को जीतकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो अब पेशवा को पूना से हटाकर भेज दिया गया कानपुर। पेशवा को पूना से हटाकर भेज दिया गया कानपुर भेज दिया गया। तो बाजीराव द्वितीय कानपुर में ही रहने लगे, और कानपुर में रहते हुए बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा पेंशन दिया जाता था। अंग्रेजों के पेंशन पर बाजीराव द्वितीय अपना जीवन जी रहे थे। बाजीराव द्वितीय का अपना कोई पुत्र नहीं था, तो बाजीराव द्वितीय ने एक पुत्र गोद लिया था, अर्थात दत्तक पुत्र। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था धोंधूपंत, जिन्हें इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता, नाना साहब के नाम से जाना जाता है। तो बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था नाना साहब। हुआ क्या, वर्ष 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया, और जब वर्ष 1853 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय का निधन हो गया, तो बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के परिवार के लोगों का पेंशन बंद कर दिया। अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय के परिवार के लोगों का पेंशन बंद कर दिया, अर्थात नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया, और नाना साहब को कहा गया कि आप बाजीराव द्वितीय के अपने पुत्र नहीं है, अपने संतान नहीं है, आप तो गोद लिए हुए पुत्र हैं, तो इसलिए हम आपको पेंशन नहीं देंगे। तो नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया, और जब नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया गया, तो नाना साहब का निजी सलाहकार था अजीमुल्ला। नाना साहब का निजी सलाहकार था अजीमुल्ला। नाना साहब अपने निजी सलाहकार अजीमुल्ला को पेंशन बहाल करवाने के लिए लंदन भेजा। अजीमुल्ला लंदन गए। अजीमुल्ला ने नाना साहब के पेंशन की पैरवी किया, लेकिन इसके बावजूद नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया। और जब नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया और विद्रोही सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत किया, तो नाना साहब अंग्रेजों से बदला लेना चाहता था। नाना साहब अंग्रेजों से इस बात का बदला लेना चाहता था कि नाना साहब का पेंशन बहाल क्यों नहीं किया गया, नाना साहब का पेंशन बहाल क्यों नहीं किया गया, इस बात का बदला अंग्रेज से नाना साहब लेना चाहते थे। इसी वजह से नाना साहब कानपुर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में कूद पड़े।
तो कानपुर जो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना था, यहां से नेतृत्व किया था आपको नाना साहब। विद्रोह शुरू हुआ। कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई है जून के प्रथम सप्ताह में 1857 ईस्वी में। जून 1857 ईस्वी से कानपुर में विद्रोह की शुरुआत हुई और कानपुर में भी विद्रोह काफी मजबूत स्थिति में देखने को मिला। कानपुर में 1857 के विद्रोह से ही संबंधित एक घटना है सती चोरा कांड। एक घटना है सती चोरा कांड। किसी परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी नहीं, दरोगा नहीं, लेकिन किसी परीक्षा का, किसी अच्छे परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सती चोरा कांड का संबंध, सती चोरा कांड का संबंध किस घटना से है, तो उत्तर हो जाता 1857 के विद्रोह से। उत्तर हो जाता 1857 के विद्रोह से। जिस प्रकार के ऑप्शन थे उसके अकॉर्डिंग हम आपको उत्तर बोल रहे हैं। अब देखिए क्या था सती चोरा कांड, इसको आप थोड़ा समझिएगा। सती चोरा जो है ना, कानपुर में एक जगह था, कानपुर में एक जगह था सती चोरा। और जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं इसको लेकर के विद्वानों के बीच मतभेद है। कोई कहता है कि हां यह घटना घटित हुआ है और कोई कहता है कि नहीं, इस प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई है। क्या घटना है समझिएगा। देखिए, जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो जो विद्रोही सिपाही थे ना, विद्रोही सिपाही जगह जगह अंग्रेज महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। और इतना ही नहीं बल्कि उसको मौत के घाट भी उतार दिया जा रहा था, चाहे अंग्रेज पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, सभी को मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। तो कुछ अंग्रेज नाना साहब से गुहार लगाया कि हमें मदद कीजिए, हमें मदद कीजिए और हमें जहां विद्रोह हो रहे हैं वहां से बाहर कर दीजिए, सुरक्षित बाहर निकाल दीजिए। और कहा जाता है कि नाना साहब ने सैकड़ों की संख्या में अंग्रेज महिलाओं, पुरुष, बच्चे सभी थे, सभी को सुरक्षा देने का आश्वासन दिया। सभी को सुरक्षा देने का आश्वासन नाना साहब ने दिया और नाना साहब ने उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का प्रयास भी किया। लेकिन नाना साहब के साथ में विद्रोह करने वाले जो अन्य विद्रोही सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। सैकड़ों की संख्या में अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। एक तो यह है। दूसरी बात, कुछ अंग्रेज, एक अंग्रेज महिला है, उसका नाम एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है, उस अंग्रेज महिला ने इस बात का जिक्र की है कि नाना साहब के विषय में लोग कुछ भी कहे, लेकिन नाना साहब ने अंग्रेजों को बचाने का प्रयास किया और अंग्रेजों को बचाया भी, अंग्रेजों को बचाया भी। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और ध्यान दे, ये जो घटनाएं घटित हुई थी, ये घटनाएं घटित हुई थी सती चोरा नामक स्थान में, कानपुर में। यहां पर एक बात ध्यान से याद रखने वाली है कि सती चोरा कांड का संबंध है 1857 के विद्रोह से, और 1857 के विद्रोह में भी इसका संबंध है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, उत्तर प्रदेश के कानपुर से। बस इतना बात जो है आपको याद रखना जरूरी है, इतना बात आपको याद रखना जरूरी है।
ठीक है। कानपुर में विद्रोह को दबाने के लिए कैंपबेल के नेतृत्व में सेना भेजा गया। कैंपबेल के नेतृत्व में सेना भेजा गया। कैंपबेल एक बड़ी सेना लेकर के कानपुर विद्रोह दबाने के लिए आया और दिसंबर 1857 जाते जाते कानपुर में विद्रोह को दबा दिया गया। और कानपुर में विद्रोह का दबाने का श्रेय जाता है आपको कैंपबेल को। कैंपबेल को कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय दिया जाता है। और जब कानपुर में विद्रोह दबने के कगार पर था तो कहा जाता है नाना साहब भागकर चले गए नेपाल। देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान कई सारे क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हुए और कुछ क्रांतिकारी जो है भारत ही छोड़ दिए, नेपाल चले गए भागकर, या अन्य जगहों पर जाकर के उन लोगों ने शरण ले लिया। समझ गए? तो आइए अब हम लोग देखते हैं यहां पर जितना बताए हैं अभी उसको करते हैं याद और फिर बढ़ेंगे आगे। लेकिन याद करवाने से पहले एक बात बता रहे हैं, देख रहे हैं लड़का हो या लड़की, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे मुंह करके बैठते हैं। समझ गए? तो ये सही निशानी नहीं है, ये गलत निशानी है। समझ गए? मतलब इसका क्या निशानी है पता है? इसका क्या निशानी, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आप यहां हैं लेकिन आप यहां नहीं हैं। समझे? तो मुंह पर से हाथ हटा करके रखिए। समझे? और सोना उना ना है, कुछ हमारी दीदी जी लोग नींद भी ले रही है। समझे? तो देखिए 3 बजे जब आप आते हैं ना, हम आपको बताते हैं। एक तो सुनिए ना, सुनिए तो सभी लोग को बोल रहे हैं। एक तो ई मतलब नहीं, दूसरी बात 3 बजे आते हैं या 2 बजे आते हैं, जब भी आप आते हैं, ठीक है, जब भी आते हैं, जब भी आते हैं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, आप 1 बजे आते हैं तो 1 बजे मान के चलिए। तो जब भी आप आते हैं ना, तो एक तो पहली बात हम ये बोलेंगे कि नींद आने के कई सारे कारण हैं। एक कारण ये है कि आप बीती रात अच्छी से नींद नहीं लेके आए हैं। तो नींद अच्छा से आप ले, 6 से 7 घंटा का नींद एकदम प्रॉपर वे में हर इंसान को लेना चाहिए। 6 से 7 घंटा, मिनिमम 6 घंटा, मैक्सिमम 7 घंटा एक बार में सोइए। और दूसरी बात, दोपहर में आप खाना बना करके खाते हैं, खाना बना करके खाने के बाद एक झपकी आपको निश्चित तौर पर लेना चाहिए। वो झपकी 10 मिनट से 30 मिनट के बीच में होना चाहिए। मिनिमम 10 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट। समझ गए? अब जो समझा रहे हैं समझिए ना, ये होना चाहिए। और उसके बाद आप क्लास आइए, हम आपको बता रहे हैं, आपको फिर नींद नहीं आएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। और इसके बाद एक चीज और, खाना पीना जो है ना थोड़ा हल्का फुल्का खाया कीजिए। समझे? दबा करके भात मुर्गा नहीं खा के आ जाना है, हल्का फुल्का खाना पीना खा करके आया कीजिए। और अगला एक रीजन यह भी होता है कि आपको अपने करियर के प्रति कोई लगाव नहीं है। एक रीजन ये भी होता है आपको अपने करियर के प्रति कोई लगाव नहीं है, इस वजह से भी आपको नींद आता है। और एक रीजन यह भी होता है कि टीचर की बात आपको समझ में नहीं आ रहा है, यह भी एक रीजन होता है नींद आने का। तो अब इसमें से क्या रीजन है वो तो आप जानिए, लेकिन जहां तक हमारा मानना है, हमारे समझाने में तो कभी कमी रह ही नहीं सकता है। समझे? तो इसलिए जो है इन सभी चीजों को ध्यान में रखिए आप। आइए अब करते हैं याद, फिर बढ़ेंगे आगे। बताइए गुरुजी लोग, क्या दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह से प्रभावित है? नहीं ना? मद्रास नहीं ना प्रभावित है? अच्छा, कानपुर से नेतृत्व कौन किया था?
कानपुर से नेतृत्व कौन किया? नाना साहब का मूल नाम, नाना साहब का मूल नाम। कानपुर से सैन्य नेतृत्व कौन किया? कौन किया? तात्या टोपे का मूल नाम, तात्या टोपे का मूल नाम। कानपुर में विद्रोह को कब दबा दिया गया? दिसंबर 1800। कानपुर में विद्रोह को दबाया किसने? किसने दबाया? और जब कानपुर में विद्रोह दबने के कगार पर था तो नाना साहब भागकर कहां चले गए? कहां चले गए? अच्छा, नाना साहब का निजी सलाहकार कौन था जो नाना साहब के पेंशन की पैरवी करवाने हेतु गए थे लंदन? क्या नाम था? नाना साहब का निजी सलाहकार कौन था? नाना साहब का पेंशन का पैरवी करने के लिए लंदन कौन गया था? कौन गया था? अजीमुल्ला गया था। चलिए ठीक है। इसके बाद जो है, अब आगे थोड़ा सा और समझिए। देखिए, आपको जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने एक बात कहा है। लॉर्ड कैनिंग ने कहा है कि अगर भारत के देसी रियासत के राजा महाराजा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो अंग्रेजों को अपना बोरा बिस्तर समट कर जाना पड़ जाता लंदन। गौर से सुनिएगा इस बात को। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने अपने एक वक्तव्य में यह कहा है कि अगर भारत के देसी रियासत के राजे महाराजे अंग्रेजों का साथ नहीं देता तो इसी विद्रोह में यह एक ऐसा तूफान था जो अंग्रेजों को गंगा नदी के तट से उठा करके सीधा टेम्स नदी के तट पर फेंक देता। लॉर्ड कैनिंग का यह कहना था। लॉर्ड कैनिंग का यह कहना था और बात भी सत्य है। बहुत सारे भारतीयों ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को मदद किया और अंग्रेजों को मदद करने वालों में बिहार के दरभंगा महाराज, भोपाल की रानी, कश्मीर के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया, ये सभी लोग अंग्रेजों को मदद किए थे। और अंग्रेजों को सबसे ज्यादा मदद किया था ग्वालियर के सिंधिया परिवार के लोगों ने। ग्वालियर के सिंधिया परिवार के लोगों ने सबसे ज्यादा मदद किया था। ग्वालियर के सिंधिया परिवार के लोगों ने। देखिए, आप इस बात को मत याद रखिए कि हैदराबाद के निजाम, भोपाल के महाराज, कश्मीर के महाराज, बिहार के दरभंगा महाराज, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह में मदद किया। आप इस बात को नहीं याद रखिए, लेकिन हां, इस बात को आप जरूर याद रखिए कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा मदद किया था ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। बीपीएससी का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे पूछा जाएगा किसी न किसी परीक्षा में। अब इसका जिक्र हम क्यों किए हैं? इसका जिक्र यहां पर करना जरूरी था, इसलिए किए हैं। देखिए, ये जो कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे कर रहा था, तात्या टोपे अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारा गया था। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हैं जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे। जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे। इनका मित्र था मान सिंह। इनका मित्र था मान सिंह और मान सिंह का संबंध था ग्वालियर के सिंधिया परिवार से। मान सिंह का संबंध था ग्वालियर के सिंधिया परिवार से। तो जो मान सिंह है, मान सिंह को तात्या टोपे के विषय में सारा कुछ पता था कि तात्या टोपे कहां रहता है, क्या खाता है, कैसा वेशभूषा है। अब मित्र था तो स्वाभाविक सी बात है।
तो मान सिंह को पता था, लेकिन मान सिंह अंग्रेजों को यह दिखलाना चाहता था कि हम आपके सबसे बड़े चाटुकार हैं। मान सिंह तात्या टोपे के विषय में अंग्रेजों को सूचना दे दिया, और मान सिंह के सूचना के आधार पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया। और तात्या टोपे को गिरफ्तार करके वर्ष 1859 ईस्वी में 1859 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया। तात्या टोपे को फांसी पर लटका दिया गया। तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे क्रांतिकारी हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे? तात्या। 1857 के विद्रोह के कौन ऐसे क्रांतिकारी हुए जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे? तात्या। अच्छा, तात्या टोपे अपने किस मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए? किसके कारण? किसके कारण? क्लियर है ये बात? आगे बढ़े ना यहां से। इसके बाद अब देखिएगा, 1857 के विद्रोह का एक केंद्र बना था अवध और लखनऊ। अवध और लखनऊ। अवध और लखनऊ। अवध और लखनऊ। अवध और लखनऊ 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना था। देखिए, समझिएगा अब आप चीजों को। 1707 ईस्वी में जब मुगल बादशाह औरंगजेब का निधन हुआ, तो औरंगजेब के निधन होने के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ। और जब मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हुआ, तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ। छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना शुरू हुआ, और उसी क्रम में अवध का उदय हुआ था। अवध का उदय हुआ था। और अवध का जब उदय हुआ था, तो अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था सआदत खान ने। अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया था सआदत खान ने। और सआदत खान जब अवध में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया, तो सआदत खान ने अपनी राजधानी फैजाबाद को बनाया, और फैजाबाद को अपनी राजधानी बना करके सआदत खान अवध में नवाब के तौर पर शासन प्रशासन करने लगे। बाद में जाकर अवध के नवाब सफदरजंग बने, आसफउद्दौला बने। ये सभी अवध के नवाब बने, और फिर बाद में अवध की राजधानी लखनऊ बना दी गई। वहीं अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह हुए। अवध के अंतिम नवाब हुए वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब हुए। आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? तो आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह 1856 ईस्वी में अवध के नवाब हुआ करते थे। अवध के नवाब हुआ करते थे। वाजिद अली शाह पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया। कुशासन का मतलब होता है अच्छा शासन का नहीं होना। अच्छा शासन का नहीं होना कुशासन का मतलब होता है। तो लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत के गवर्नर जनरल पद पर 1848 से 1856 तक रहे हैं। लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत के गवर्नर जनरल पद पर 1848 से 1856 तक रहे। 1848 से 1856 तक रहे हैं। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने वाजिद अली शाह पर आरोप कुशासन का लगाया, और फिर कुशासन के आरोप के तहत वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया। अवध के नवाब के गद्दी से हटा दिया गया,
और अवध को कुशासन के आरोप के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, अवध ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए। अवध के नवाब वाजिद अली शाह बड़ी ईमानदार था, दयालु प्रवृत्ति का था, इनको राजपाट से कोई खास लेना देना था नहीं। लेकिन इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल, उनको राजपाट से लेना देना था, बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता, बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल यह चाहती थी कि बेगम हजरत महल का बेटा बिरजिस कादिर, बेगम हजरत महल का बेटा बिरजिस कादिर अवध का अगला नवाब बने। लेकिन अंग्रेजों ने बिरजिस कादिर को अवध का अगला नवाब मानने से इनकार कर दिया। बेगम हजरत महल अंग्रेजों को संदेश भिजवाई कि आप हमें अवध का क्षेत्र वापस लौटा दीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने अवध का क्षेत्र वापस लौटाने से इनकार कर दिया, अंग्रेजों ने अवध का क्षेत्र वापस लौटाने से इनकार कर दिया, जिस वजह से बेगम हजरत महल अपने पुत्र बिरजिस कादिर के साथ अवध और लखनऊ के क्षेत्र से, अवध और लखनऊ के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी। और अवध एक ऐसा इलाका था जहां पर आम जनता सबसे ज्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट किया, सबसे ज्यादा। और ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अधिकतर भूभाग में आम जनता भी 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट किया। लेकिन उत्तर प्रदेश का 2 जिला वर्तमान संदर्भ में, एक मुजफ्फरनगर और दूसरा सहारनपुर, एक मुजफ्फरनगर और दूसरा सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के ये दोनों ऐसे जिले थे जहां से आम जनता 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, ये दोनों ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के रहे हैं जहां से 1857 के विद्रोह में आम जनता पार्टिसिपेट नहीं किया। इन 2 जिलों के अलावे उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से आम जनता ने 1857 के विद्रोह में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। और अवध में तो आम जनता भाग लिया ही लिया, साथ ही साथ 1857 के विद्रोह में विद्रोह करने वाले सिपाहियों की अगर बात की जाए, 1857 के विद्रोह में विद्रोह करने वाले सिपाहियों की अगर बात की जाए, तो सबसे ज्यादा विद्रोही सिपाही भी अवध का ही था, सबसे ज्यादा विद्रोही सिपाही भी अवध का ही था, अवध का ही था। और आप इस बात को मानकर चलिए, ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल के जितने भी सिपाही थे, उन सिपाहियों में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम उत्तर प्रदेश के अवध के क्षेत्र के सिपाही थे। और कहा जाता है कि अवध के क्षेत्र का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसके कोई ना कोई एक सदस्य ब्रिटिश सेना में नहीं होता था, ब्रिटिश सेना में नहीं होता था। तो सबसे ज्यादा आम जनता ने पार्टिसिपेट अवध के क्षेत्र में किया, सबसे ज्यादा सिपाहियों ने पार्टिसिपेट अवध के क्षेत्र में किया। तो अवध के क्षेत्र में विद्रोह काफी विकराल रूप धारण किया और अवध के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए कई सेनापतियों को भेजा गया, जिसमें हेनरी लॉरेंस जैसे सेनापति, हेबलॉक जैसे सेनापति, ये सभी अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया, अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया। और कहा जाता है बेगम हजरत महल अपने से हाथी पर चढ़कर
युद्ध भूमि का निरीक्षण किया करती थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अपने से युद्ध का निरीक्षण किया करती थी। तो काफी विकराल रूप अवध में 1857 के विद्रोह ने धारण किया। अंग्रेजों ने अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दिया और अंततः विद्रोह के समय के मुख्य ब्रिटिश सेनापति कैंपबेल ने मार्च 1858 आते आते अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया। और जब अवध और लखनऊ के क्षेत्र में भी विद्रोह दबने के क्रम पर था तो बेगम हजरत महल भागकर चली गई नेपाल। तो बेगम हजरत महल, नाना साहब, ये सभी 1857 के विद्रोह के ऐसे क्रांतिकारी हैं जो विद्रोह दबने के क्रम में या विद्रोह के अंतिम दौर में भाग करके चले गए नेपाल। क्लियर है? याद रखिएगा, समझ गए? तो बताइएगा, अब आइएगा, बताइए किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनता ने 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट? अवध न। 1857 के विद्रोह में सबसे ज्यादा सिपाही किस क्षेत्र से? सबसे ज्यादा सिपाही अवध के क्षेत्र से। और अवध के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व कौन की थी? बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर। बेगम हजरत महल और बिरजिस। अवध के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किसने किया? बेगम हजरत महल और बिरजिस। किसे इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता? महकपरी के उपनाम से जाना, बेगम हजरत महल। और इसके बाद जो है आगे बतलाइएगा कि हेनरी लॉरेंस किस क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए मारा गया? किस क्षेत्र में? और अवध और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया कौन था? कौन दबाया था? कैंपबेल। कौन दबाया था? कैंपबेल न दबाया। अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? वाजिद अली। अवध के अंतिम नवाब कौन हुए? याद हुआ इतना? नीचे से एक पॉइंट लिखिएगा तो लिखिएगा, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। मुजफ्फर लिखना पड़ेगा, हे भगवान। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं मुजफ्फरनगर और सहारनपुर उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां से आम जनता 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। जहां से आम जनता 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। इसके बाद झांसी है या फैजाबाद? नोट में क्या है? फैजाबाद है। तो इसके बाद जानिए फैजाबाद। इतना याद हो न गया? चलिए आइए गुरुजी लोग, एसी चला दिया है जी। चलिए समझिएगा। फैजाबाद आज का जो अयोध्या है ना, अयोध्या जहां पर 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, 22 जनवरी 2024 को,
वही अयोध्या के विषय में बात कर रहे हैं। फैजाबाद, आज का जो अयोध्या है उसी को पहले कहा जाता था फैजाबाद, या पहले का जो फैजाबाद है उसी को अभी कहा जाता है अयोध्या। अयोध्या, ठीक है। तो आपको उत्तर प्रदेश में विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना है फैजाबाद। उत्तर प्रदेश में विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना है फैजाबाद। देखिए, कहा जाता है कि फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। जो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, ये रहने वाले हैं मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। मद्रास जिसे आज आप चेन्नई कहते हैं ना, उसी को पहले कहा जाता था मद्रास। तो मद्रास के रहने वाले थे ये, और ये उत्तर भारत आ गए और उत्तर भारत आकर के रहने लगे, और बहुत निर्भीक, निडर और अदम्य साहस का था। बहुत अधिक साहसी था ये, बहुत अधिक साहसी था। और आप इस बात को जानिए कि 1857 के विद्रोह का जो सबसे मजबूत पक्ष है वह है आपको हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो वह रहा है मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने ही जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा इन्होंने ही दिया था। जिहाद का नारा इन्होंने ही दिया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह 50,000 का इनामी घोषित किया गया था। 50,000 का इनामी घोषित किया गया था। 50,000। और अंग्रेजों ने यह घोषणा कर रखा था कि जो भी मौलवी अहमदुल्ला शाह को जिंदा या मुर्दा पकड़कर अंग्रेजों को देगा, उसे 50,000 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और देखिए, ऐसा नहीं था कि मौलवी अहमदुल्ला शाह छिप कर लड़ाई लड़ते थे, नहीं। शुरू में तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जब चलते थे ना, तो ढोल नगाड़े बजता था। मतलब जैसे मौलवी अहमदुल्ला शाह निकल रहा है तो आगे में ढोल बजाने वाले कुछ लोग होते थे और पीछे में भी ढोल बजाने वाले कुछ लोग होते थे। मतलब जिस रास्ते से गुजर जाते थे पता चल जाता था कि मौलवी अहमदुल्ला शाह गुजर रहा है। और जो ढोल नगाड़े बजाए जाते थे उनके मार्ग पर, वो जिस मार्ग से चलते थे, यही कारण है कि इतिहास में उन्हें डंका शाह भी कहा जाता है। इतिहास में उन्हें डंका शाह भी कहा जाता है। डंका शाह भी कहा जाता है। लेकिन बाद में जब 50,000 का इनामी घोषित कर दिया गया, तब मौलवी अहमदुल्ला शाह छापामार युद्ध नीति के तहत युद्ध लड़ने लगे। मौलवी अहमदुल्ला शाह छुप कर अंग्रेजों पर वार कर देते थे। जैसे अचानक अंग्रेजों पर वार कर दिए और जब तक अंग्रेज सफलता तब तक छुप गए। यही छापामार युद्ध नीति था। और इस छापामार युद्ध नीति के विशेषज्ञ शिवाजी महाराज थे, बाजीराव प्रथम था। यह सब छापामार युद्ध नीति का विशेषज्ञ था। तो छापामार युद्ध नीति के तहत वे युद्ध लड़ने लगे, छिप कर जो है वार करने लगे। और इसी वजह से 50,000 का इनामी घोषित किया गया था। और हम आपको बता दें, अंग्रेज अपना सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह को मानता था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेज अपना सबसे कट्टर दुश्मन किसको मानता है, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। बाद में जब विद्रोह प्रमुख केंद्रों पर दबाए जाने लगे, जैसे दिल्ली,
कानपुर, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में विद्रोह दबा दिए गए, तो फैजाबाद तो छोटा क्षेत्र था, तो फैजाबाद में भी कैंपबेल आकर के विद्रोह को दबा दिया, कैंपबेल विद्रोह को आकर के दबा दिया। तो यहां पर 5-7 फैक्ट है जो हम लोग करते हैं याद, और फिर बढ़ेंगे आगे। याद करवाते हुए जा रहे हैं ना? हाँ, तो बताइएगा, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया? कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मूलतः कहां के रहने वाले थे? मद्रास। कहां के? मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः कहां के रहने वाले? कहां के रहने वाले थे? मद्रास ना? चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। 50,000 का इनामी कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अंग्रेजों ने किसे अदम्य साहस का माना? मौलवी अहमदुल्ला शाह। और फैजाबाद के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया किसने? कैंपबेल। किसने दबाया? फैजाबाद के क्षेत्र में विद्रोह को दबाया किसने? किसने दबाया? याद हुआ इतना? ठीक है। सब बात होना चाहिए, सिर्फ एगो बात नहीं होगा कि मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः रहने वाले थे मद्रास के, उसके अलावा अन्य सब बात हमारे ख्याल से होना चाहिए। लिखिए, लिखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। उन्हें डंका शाह, उन्हें डंका शाह, डंका शाह, उन्हें डंका शाह भी कहा जाता था। उन्हें डंका शाह भी कहा जाता था। इसके बाद अब हम लोग आगे आते हैं। आगे है आपको झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर। ठीक है। झांसी का क्षेत्र ई न है जी, ई है झांसी का क्षेत्र, और मध्य प्रदेश में है ग्वालियर। ठीक है। तो अब समझिएगा आप, झांसी उत्तर प्रदेश में है और ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। झांसी और ग्वालियर। ध्यान दीजिएगा, झांसी और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई की थी। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व की थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वर्ष 1828 ईस्वी में, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वर्ष 1828 ईस्वी में बनारस के गोलघर में हुआ था। बनारस के गोलघर में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वर्ष 1828 में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह काफी कम उम्र में झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ था। झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। कहा जाता है, क्या पता है, गंगाधर राव का बहुत अधिक उम्र था। कहा यह जाता है कि एक बार लक्ष्मीबाई के पिता लक्ष्मीबाई को झांसी के महाराज गंगाधर राव के दरबार में लेकर गए और गंगाधर राव को रानी लक्ष्मीबाई
का साहस काफी कम उम्र में कुछ ऐसा काम की कि जो है गंगाधर राव को रानी लक्ष्मीबाई का साहस काफी पसंद आया और फिर झांसी के महाराज गंगाधर राव ने यह तय किया कि हमें विवाह करना है इससे। और राजा आदमी थे और राजा आदमी के बात को कौन टाल सकता है, चाहे कम उम्र कम ही क्यों ना हो, समझ गए। तो फिर रानी लक्ष्मीबाई का विवाह काफी कम उम्र में झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ, लेकिन गंगाधर राव का उम्र तो ज्यादा था। कुछ वर्षों के बाद गंगाधर राव टपक गए, मतलब उनका निधन हो गया। गंगाधर राव के निधन होने के बाद लक्ष्मीबाई ने अपने पुत्र दामोदर राव को झांसी के गद्दी पर बैठाया, लेकिन अंग्रेजों ने दामोदर राव को झांसी का महाराज मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि दामोदर राव रानी लक्ष्मीबाई का अपना बेटा नहीं था, बल्कि दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ बेटा था। इसलिए दामोदर राव को अंग्रेजों ने झांसी का महाराज मानने से इनकार कर दिया। और राजहड़प नीति या गोद निषेध प्रथा के तहत झांसी का क्षेत्र 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और जब झांसी को लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के समक्ष गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस लौटा दिया जाए। लेकिन लक्ष्मीबाई की बातों को नहीं माना गया, उन्हें झांसी का क्षेत्र नहीं लौटाया गया। तो फिर रानी लक्ष्मीबाई जब 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई तो उन्होंने झांसी के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट करने का काम की, भाग लेने का काम की, और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर रानी लक्ष्मीबाई ने दी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ उनके क्षेत्र की जनता, उनके सैनिक, सभी लोग लड़ रहे थे। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज नामक ब्रिटिश सेनापति के नेतृत्व में एक बड़ी सेना झांसी भेजी गई और जनरल ह्यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई लड़ी। और उसी क्रम में कहा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई के सर पर माथा पर तलवार सामने वालों के द्वारा चला दिया गया, बुरी तरह घायल हो गई। और फिर जून 1858 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी लक्ष्मीबाई जब खून से लथपथ होकर गिर गई थी तो जनरल ह्यूरोज, जो झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबा रहा था, विद्रोह को दबाने का काम कर रहा था, उनके मुंह से एक वाक्य निकला कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों में एकमात्र मर्द अगर किसी में नजर आ रहा है तो वह रानी लक्ष्मीबाई है। एकमात्र अगर मर्द की झलक किसी महिला ने दिखाई है तो वह रानी लक्ष्मीबाई है। और 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना
रानी लक्ष्मीबाई बनी, वही 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना अवंतीबाई लोधी बनी है। अवंतीबाई लोधी मार्च 1858 ईस्वी में शहीद हुई है। वही रानी लक्ष्मीबाई जून 1858 में शहीद हुई है। जून 1858 में शहीद हुई है। और फिर ह्यूरोज ने झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम किया। ह्यूरोज ने झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम किया। समझ गए? तो ये है झांसी की बात। तो अब और एक बात और जानिए कि रानी लक्ष्मीबाई जो शहीद हुई थी, ग्वालियर में शहीद हुई थी। ग्वालियर में शहीद हुई थी। ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है। ग्वालियर के मध्य प्रदेश में जो है रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। ये भी यूपी आरओ और एआरओ का पूछा हुआ क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई किस जगह पर शहीद हुई थी? तो रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में। और उनका समाधि ग्वालियर में ही है। समाधि ग्वालियर में ही है। समझ गए? तो आइए अब इसको करते हैं याद। बताइए, झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन की? कौन की? रानी लक्ष्मीबाई की। चलिए ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ है? 1828। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ है? कब हुआ है? 1828। कहां हुआ है? बनारस के गोलघर। बनारस के कहां हुआ है? बनारस के गोलघर में हुआ है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु या मणि कर्णिका। मनु या मणि कर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? झांसी के महाराज गंगाधर। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? झांसी के महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। इसके बाद आगे बताइएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, झांसी को अंग्रेजों ने गोद निषेध प्रथा के तहत कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? 1853। कब मिलाया? कब मिलाया? 1800। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? किसे भेजा गया? और ह्यूरोज ने विद्रोह को दबाया? हाँ या ना? दबा दिया ह्यूरोज विद्रोह को। और इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा किसने दी? किसने दी है? किसने दी है? ह्यूरोज ने दिया है। ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई का जो मकबरा है वह कहाँ है? ग्वालियर। कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में लड़ते हुए कहां वीरगति को प्राप्त हुई? कहां वीरगति को प्राप्त? और 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम वीरांगना कौन है? अवंतीबाई प्रथम वीरांगना। यानी कहने का मतलब यह है कि 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम महिला अवंतीबाई लोधी और द्वितीय महिला रानी लक्ष्मीबाई। समझ गए? तो 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला, द्वितीय महिला रानी लक्ष्मी। क्लियर? नहीं खत्म हो पाया ना। 1 घंटा और चलेगा तब खत्म होगा। 1 से 1.5 घंटा और चलेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा और चलेगा। तो आज नहीं ना पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज मेरा है फाउंडेशन बैच 5 सवा 5 बजे से। समझ आए? रुकिए ना, ये देखिए, रुकिए, समझे? तो इसलिए आपके दिमाग में जाएगा तब आप काम कीजिएगा। तो एक बात हम आपको बोलना चाह रहे हैं, क्लास में जितना पढ़ाया जाता है उसको सेम डे में जाकर के पढ़िए घर पर। आज जितना पढ़ाया गया है कल और आज का पूरा रिवीजन जो है आप
आज का आज सोने से पहले कर लीजिएगा, समझ गए। और आज तो थोड़ा कम टाइम था, कल तो 3 घंटा हम क्लास लेंगे, 3 से 6 बजे तक क्लास लेंगे और कल से होमवर्क देंगे। आज से ही होमवर्क देना शुरू करने वाले थे, लेकिन होमवर्क देंगे आपको कल से, समझ गए। तो कल से आपको होमवर्क मिलेगा। और हां, बार बार हम आपको बोल रहे हैं, एक बात, सेम डे में रिवीजन करना है, सप्ताह में रविवार को छुट्टी रहेगा उसमें रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन करना है, मतलब सप्ताह में जितना पढ़े उसका रिवीजन करना है, पर डे रिवीजन करना है, एक दिन में जितना पढ़े उसका रिवीजन करना है, और पूरे मंथ में जितना पढ़े उसका रिवीजन करना है। रिवीजन पर खूब जोर देना है, समझ गए। और इसके बाद जो है डेली टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट होना है। जब तक बैच फ्री है तब तक क्वेश्चन संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, और जो आपको उसका डिस्कशन है जो कि होता है वो यूट्यूब चैनल पर हम आपको डलवा देंगे, तो आप देखिएगा, उसको देखना जरूरी है। और होमवर्क में वो भी है, सुन लीजिए, होमवर्क की शुरुआत आज से ही कर देते हैं, समझ गए। तो आपका होमवर्क क्या है आप ध्यान से सुनिए। बीता हुआ कल सोमवार जो 50 क्वेश्चन टेस्ट विद डिस्कशन हुआ है, वो 50 क्वेश्चन आपको याद करके आना है। कल के सेशन में हम वो 50 क्वेश्चन डिस्कशन के साथ पूछेंगे, समझ गए। ये आपका होमवर्क है। और साथ ही साथ जो है आपको जो पढ़ाए हैं अभी तक वो भी आपका होमवर्क है, वो भी हम आपसे पूछेंगे। क्या बोल रहे थे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? हाँ, एक और बैच, एक बैच और जल्दी आएगा, लेकिन पहला प्यार होता है। बाद बाकी जो है पहला बैच से जुड़िए, 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन कष्ट कीजिए। अरे महाराज जबान जहान है, ठीक है। ट्रेन में यात्रा करते हैं, 5-5 घंटा खड़ा रह जाते हैं, क्या दिक्कत होता है? जबान जहान आदमी है। पहला बैच से जुड़ करके पढ़िए, बेहतर होगा, समझ गए। तो आज की सभा यही करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल 3 बजे। धन्यवाद सभी लोगों का। लड़का लोग इधर से निकलेंगे, लड़की लोग इधर से निकलेंगी, लड़की लोग इधर से निकलेंगी, लड़का इधर से। लड़की के बीच में कोई लड़का नहीं आएगा, लड़की के बीच में कोई लड़का नहीं आएगा, लड़की के बीच में कोई लड़का नहीं आएगा। निकल जाइए इधर से आप लोग, इधर से। लड़की के बीच में कोई लड़का नहीं आएगा, लड़की लोग इधर से निकलेंगी, लड़का उधर से निकलिए, आराम से निकलिए। ऊपर में पंखा है हीरो सब है, ऊपर में पंखा है, कुछ हो जाएगा महाराज। 2 मिनट क्या होगा, 2 मिनट रुकिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप। कल का होमवर्क हम आपको दे दिया, होमवर्क करके आइए, समझे। टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा दे 10 दिन 15 दिन के बाद, क्या विचार है? सब पढ़ने वाली लड़की सब लड़का सब आ जाएगा और सब भूसकोलवी सब चल जाएगी, तो फिर हमको पैसा कम ना आएगा, पैसों ने कमाना है। दूसरा पेज क्या? ओ हाँ हाँ, ये हो सकता है। हाँ, इस शर्त रख देंगे कि जो 60% से ज्यादा आएगा वो एकदम सामने आकर के पढ़िएगा, और नहीं तो ऊपर में। क्या निकलिए दीदी जी लोग, पढ़िए, समझे। पढ़िए, पढ़ने से ही रिजल्ट होगा, दूसरा तो कुछ है नहीं। है एसी बंद कीजिए जी, हटिए, तो बीमार कर देगा ये सब हमको। अभी एसी चलाने का सीजन है, मार्चिन है जी, मार्च अप्रैल से एसी चलता है। निकलिए दीदी जी लोग, बतियाना ना है, निकलना है अभी। लड़का लोग इधर से निकलिए ना, आप क्या मुंह देख रहे हैं? इधर से निकलिए महाराज, देखिए निकल रहा है, सब निकल रहा है, निकलिए निकलिए निकलिए। ठीक है, आइए ना, कोई दिक्कत ना, बैठिए ना, खुश रहिए खुश रहिए खुश रहिए।
खुश रहिए। कल से बोरा लेके आइएगा। है गांव में नहीं, ग्रामीण शहरी का, शहरी आदमी है का हो?